स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज मैं आपको आपकी जो प्रतियोगिता दर्पण है वो कैसे पढ़नी है और कैसे उससे क्वेश्चन आपको निकालने हैं वो बताऊंगी। साथ में वो आपकी जो अप्रैल की प्रतियोगिता दर्पण है वहाँ से मैं कंटिन्यू अब शुरू करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक थोड़ा मोटा प्लेन रजिस्टर लेना है और उसमें जो जो टॉपिक्स होते हैं जैसे राष्ट्रीय घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय है, आर्थिक और वाणिज्य परिदृश्य है, फिर नवीन सामान्य ज्ञान है जिसमें शब्द संक्षेप, नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, निधन, वर्ष दिवस, सप्ताह, पुस्तकें, सम्मेलन, ऑपरेशन, अभियान, महोत्सव और विविध दिया होता है। ये साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी और पुनर्योजी कृषि, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है कि थोड़े पेज लेने हैं और ऊपर डाल देना है एक पेज पे मोड़ करके। जैसे हम सिंपल सी, अगर वो रजिस्टर मैम उठाइए, ये वाला जो ऊपर रखा है, जैसे हमने इस तरह का रजिस्टर लिया, फिर हमें क्या करना है, इस रजिस्टर में एक तो हम आपका बना लेंगे कि सीक्वेंस किस किस मंथ की यहाँ पे है। जैसे आप देखते हो नंबर लिखा होता है, ठीक है, कि खोलेंगे तुरंत मिल जाएगा। तो उस तरह से आप जो है इसमें ये कैटेगरी डिवाइड कर देंगे कि जैसे अभी हम अप्रैल शुरू कर रहे हैं, अप्रैल 2023, तो वो लिखेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा पेज आप निकालोगे वहाँ पे आप ऐसे इसको जो है मोड़ लीजिएगा, ऐसे मोड़ के यहाँ पे लिख लीजिएगा राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम लिखने के बाद ये पूरा जो है इतना थोड़ा पेज छोड़ दीजिएगा। फिर पेज मोड़ के फिर आपको क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लिखना है। फिर एक पेज मोड़ करके ताकि आपको इजीली वो मिल जाए, और पेज नंबर आप लिख सकते हो इसमें। और आप वहाँ पे भी अपने पहले पेज पे पेज नंबर लिख देंगे कि राष्ट्रीय इतने पे है, अंतर्राष्ट्रीय इतने पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम लिखा, पेज नंबर 2 लिख दिया। फिर उस जितनी भी हैं, जैसे अप्रैल की जितनी है वो लिखा, फिर मई की जितनी होंगी वो लिखा। इस हिसाब से हम इसको 6 महीने में डिवाइड करेंगे। यानी आप एक ये रजिस्टर उठाओगे, इसी तरह से जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही सारे ये पॉइंट्स आप डाल लोगे। फिर थर्ड है नवीन सामान्य ज्ञान। फिर इतने पेज हटाए और यहाँ पे आपने लिख दिया नवीन सामान्य ज्ञान। इस पेज को फोल्ड किया, पेज नंबर 3 लिखा यहाँ पे, पेज नंबर 3, और यहाँ पे लिख दिया नवीन सामान्य ज्ञान और ये हेडिंग डाल दी। आपने जैसे शब्द संक्षेप, फिर शब्द संक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होंगे 6 महीने में, एक पेज में आपका आ जाना चाहिए मोस्टली, तो एक पेज ये या मोस्टली 2 पेज रख लीजिए। फिर इसके बाद नियुक्तियों का पेज बना लीजिए, फिर 2 पेज छोड़िए, फिर पुरस्कार का, फिर 2 पेज छोड़िए, सम्मान का, फिर 2 पेज छोड़िए, निधन का, फिर 2 पेज छोड़िए, वर्ष और दिवस, फिर 2 पेज छोड़ के आपके पुस्तक सम्मेलन, फिर इसी तरह से 2-2 पेज छोड़ते हुए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे, जो किसके अंतर्गत होगा, नवीन सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप फिर हेडिंग डालोगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो फिर ये पेज फोल्ड किया, यहाँ पे आपने डाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पेज नंबर आप डालोगे 5। इसके बाद आपने अप्रैल पढ़ा रहे हैं तो अप्रैल की न्यूज़ लिखेंगे। फिर थोड़े पेज छोड़ करके पुनर्योजी कृषि, फिर विविध, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। अब हम ये ऐसा करेंगे क्यों, आपका कहना होगा कि मैम हमारे पास तो प्रतियोगिता दर्पण है, हम उसी को कर लेंगे। एग्ज़ाम टाइम में एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी चीज़ जब हम रिवीजन करते हैं, तो जब हम अप्रैल की प्रतियोगिता दर्पण उठाएंगे तो सिर्फ यही तो रिवाइज करेंगे। मई में उठाएंगे, मान लीजिए अप्रैल का कुछ अगर चेंज हुआ है, नियुक्तियाँ या बुक हैं, तो न चाहते हुए भी आप जो पहले का है वो रिवीजन ईजिली कर लोगे। बात समझ में आ रही है।
इसलिए आप जो न्यूज़ है वो इस तरह बनाएंगे। तो एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ एक आपको रजिस्टर उठाना है, जिसको आप अगर मान लीजिए राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक की आप में एक ही में होगी, तो आप ना चाहते हुए भी तो रिवाइज कर लोगे, ठीक है। उसी तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो किससे कौन रिलेटेड, अच्छा ये तो इस मंथ में घटा था, कुछ क्लू तो मिलेंगे आपको एग्जाम टाइम में। और आपको 6 महीने का इतना गट्ठल ना लेकर के सिर्फ एक रजिस्टर लेना है, जिसमें आप कवर चढ़ा करके लिख लीजिएगा अप्रैल टू 6 मंथ जितने भी होंगे वो आप लिख दीजिएगा, नवंबर तक बना लीजिएगा तो ठीक है, या आप जो है 5 ही महीने का बनाइए, जितना आपके रजिस्टर में आ जाए। बहुत मोटा नहीं लीजिएगा और बहुत पतला मत लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा कि जिसमें 6 महीने का आ गया। तो 12 महीने से ज़्यादा 6 महीने जो एसएससी के हैं, वनडे एग्ज़ाम्स के बच्चे हैं, वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा आपका करंट नहीं पूछा जाता है, तो उनके लिए ये रजिस्टर सफिशिएंट है। और जो सिविल के हैं उनके लिए 1 साल का चाहिए होता है, तो वो 1 साल अपना 2 रजिस्टर बना लेंगे। अब 2 रजिस्टर और 12 और या 6 प्रतियोगिता दर्पण दोनों में अंतर है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें तैयार हो जाएंगी और रिवीजन में भी सुविधा होगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर वाणिज्यिक परिदृश्य, और इस तरह से भी हम देख सकते हैं विषय सूची। पहले आप बना करके पेज नंबर लिख लेंगे, जैसे दिया रहता है विषय सूची हर की और पेज नंबर कितना, फिर ये पॉइंट्स डालेंगे थोड़े थोड़े पेज छोड़ते हुए, फिर आप जो है वो हर महीने का उसमें ऐड करेंगे। फिर देखते हैं अप्रैल की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसमें क्या न्यूज़ है। तो मुख्य जिस पे डिटेल इन्होंने दे रखी है वो मेन क्या क्या है कि 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। जो 22वां विधि आयोग है उसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, जिसकी आज मैं डिटेल दूंगी। फिर अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं, 12 चीते लाए गए हैं अफ्रीका से, और किस पार्क में रखे गए हैं, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में आपको डिटेल लेनी है, ज्योग्राफी में हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपका करंट आपको लगे लेकिन वो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हो सकता है। फिर SCL कोच्चि में 2 युद्धपोत मालवान और मांगरोल का निर्माण प्रारंभ हुआ है। तो 2 ऐसे युद्धपोत कौन से हैं जिनका निर्माण आपका SCL कोच्चि में हुआ है, तो ये जो 2 हैं वो मालवान और मांगरोल हैं, ठीक है। फिर DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया गया है। फिर इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV द्वारा 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये जो न्यूज़ है इसकी डिटेल मैं अभी आपको दूंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि करी गई है। तो वो जो न्यायमूर्ति थे उनका नाम क्या है, ऋतुराज अवस्थी। किसकी अध्यक्षता में करी गई है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि, तो वो है ऋतुराज अवस्थी। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। तो कितने वर्ष की वृद्धि करी गई है, दूसरा क्वेश्चन 1.5 वर्ष की करी गई है। गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को की थी तथा इसका 3 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल 20 फरवरी 2023 तक ही था। तो इसका समय IAS या PCS में पूछा जा सकता है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, वो है 3rd क्वेश्चन। फिर
आयोग के लिए अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा सरकार ने नवंबर 2022 में की थी और इन सदस्यों के द्वारा कार्यभार संभालने के कुछ ही दिन बाद आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को था। ऐसे में आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रीज़न क्या था कि बढ़ाया गया? तो ये रीज़न था, ठीक है। तो अध्यक्षता हम पूछ सकते हैं कि किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में। कितने वर्ष की वृद्धि करी गई है? तो 1.5 वर्ष की वृद्धि करी गई है। क्यों करी गई है? क्योंकि नवंबर 2022 ही इनका था और इन सदस्यों के द्वारा कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद ही आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को था। इसलिए ऐसे में आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। SCL कोच्चि में 2 युद्धपोत मालवान और मांगरोल का निर्माण प्रारंभ हुआ है। तो भारतीय नौसेना के लिए 2 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ये क्या है? परियोजना के तहत ये परियोजना है। इसके तहत 2 युद्धपोत कौन कौन से हैं? VYE 524 मालवान, ये याद रखिएगा, और दूसरा VY 525 मांगरोल के निर्माण कार्य की शुरुआत करी गई है। कहाँ पे? कोच्चि स्थित मैसर्स CSL लिमिटेड के द्वारा। तो मैसर्स CSL कहाँ पे है? कोच्चि में है। और मालवान का पूरा तो VY 524 मालवान और VY 525 मांगरोल। और नौसेना के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशेष समारोह हुआ था और ये जो है इसकी पहल किसके द्वारा करी गई है? तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये निर्माण किया जा रहा है। और कितने युद्धपोत का निर्माण होगा? 8 युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध किया गया है। युद्धपोतों का निर्माण मुख्यतः स्वदेशी सामग्री के इस्तेमाल से होगा। मुख्य विशेषता यह है कि ये पूर्णतः स्वदेशी होंगे। और रक्षा मंत्रालय की 21 फरवरी 2023 की एक विज्ञप्ति के अनुसार इन जहाज़ों की उपलब्धता से पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने तथा उन्हें बेअसर करने के उद्देश्य से तटीय क्षेत्रों में अप सतह निगरानी की सुविधा प्रदान करेंगे। अब ये क्यों निर्माण किया गया है? कि ये जो है पानी के नीचे जो खतरे होंगे उनका पता लगाएंगे और निगरानी करेंगे। ठीक है, तो चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो SCL कहाँ पे है? कोच्चि में है। वहाँ पे कितने युद्धपोत के निर्माण की बात चल रही है? तो 2 के। कौन से हैं? पहला है VYE 524 मालवान और दूसरा कौन सा है? VYE 525 मांगरोल। परियोजना कौन सी है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के ये युद्धपोत हैं। मैसर्स CSL लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में। किस परियोजना के तहत इनका निर्माण किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत परियोजना के अंतर्गत निर्माण किया गया है तो मुख्य विशेषता क्या होगी? कि स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। और कितने युद्धपोत के निर्माण की बात करी गई है? तो 8 युद्धपोत के। फिर ये क्या करेंगे कि पानी के नीचे के जो खतरे हैं उनका पता लगाएंगे, उनको बेअसर करेंगे, साथ में निगरानी का भी काम करेंगे। फिर बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। ठीक है, तो चीते कहाँ से लाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। और कहाँ पे रखे गए हैं? कूनो नेशनल पार्क में। कितने चीते हैं? तो 12। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत, परियोजना कौन सी है? चीता संरक्षण परियोजना। 8 चीते नामीबिया से सितंबर 2022 में मंगाए गए थे, जिन्हें 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया।
अब क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही मान के पूछा जा सकता है, जबकि करंट है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। और एक बार लोकेशन भी देख लीजिएगा, आईएएस में ये अंदर से पूछा जा सकता है, बाकी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अक्षांशीय और जो सिविल वाले हैं वो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी एक बारी देख लीजिएगा। फिर इसी श्रृंखला में चीते की दूसरी खेप अब दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, चीता संरक्षण परियोजना के तहत चीते मंगाए गए हैं। पहली बार कहाँ से मंगाए गए हैं? नामीबिया से। लेकिन अब कहाँ से मंगाए जाएंगे? ये दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ भारत सरकार के एक समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में, कितने वर्षों में देगी? 10 वर्षों में 12 चीते प्रतिवर्ष भारत को उपलब्ध कराएगी। और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते की ताज़ा खेप भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर, ठीक है, कौन से मालवाहक विमान के द्वारा लाया गया है? तो ग्लोब मास्टर के द्वारा 17 फरवरी को उड़ान भरी थी इसने, और उन्हें लेकर यह विमान 18 फरवरी को ग्वालियर एयरबेस पर उतरा था, जहाँ स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया था उन लोगों का। उसके पश्चात 3 हेलीकॉप्टरों के द्वारा श्योरपुर में है स्थित, श्योरपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क लाया गया। तो कूनो नेशनल पार्क क्या है? मध्य प्रदेश के श्योरपुर में स्थित है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। और प्रदेश के वन मंत्री कौन है? विजय शाह। ये क्वेश्चन जो एमपीपीसीएस दे रहा है या एमपी के एग्जाम दे रहा है, उनसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये कि वहाँ के केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय वन मंत्री और प्रदेश के वन मंत्री, तो प्रदेश के वन मंत्री आपके पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम होगा। बाकी ये आप लोगों के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इन चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा गया है। लगभग 1.5 माह पश्चात इन्हें बड़े बाड़ों में छोड़ा जाएगा। इस बार जो है इनको जो आपके क्वारंटाइन बाड़े होते हैं वहाँ पे छोड़ा गया है, फिर इसके बाद बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। और जो नामीबिया से 2022 में लाए गए थे 8 चीते, उनको भी इसी नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। और 12 चीतों की जो ताज़ा खेप पहुंचने के पश्चात इस पार्क में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 20 हो गई है, जिनमें 10 नर और 10 मादा हैं। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट क्या है आपका कि किस विमान के द्वारा लाए गए हैं, कहाँ पे हैं। चीता संरक्षण परियोजना तो पहले कहाँ से लाए गए थे? तो नामीबिया से लाए गए थे। अब कहाँ से लाए जा रहे हैं? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क क्या है? श्योरपुर एमपी में है। फिर ये किस ग्लोब मास्टर क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ग्लोब मास्टर जो है मालवाहक विमान है। चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में जो आपके दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं वो इन्हीं से लाए गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। टोटल कितने हैं? तो टोटल 20 हैं, 10 नर और 10 मादा। ये जो नीचे वाली संख्या है वो सिविल में पूछी जा सकती है, अदर एग्ज़ाम में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मेन ही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, फिर डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण हुआ है, उसके बारे में अब एक बारी देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ध्वनि की गति से 8 गुना गति से लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाला, मतलब ये जो हाइपर रसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल है, ये क्या करेगा कि आपकी ध्वनि की गति से भी 6 गुना गति से लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाला होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये ध्वनि की गति से कितने गुना तेज होगा? तो 6 गुना। और इसका परीक्षण किस तट पे हुआ है? ओडिशा तट पे हुआ है।
ओडिशा के तट के निकट एपीजे कलाम द्वीप से, ठीक है, ओडिशा तट के निकट है एपीजे कलाम द्वीप। कब हुआ है? 27 जनवरी 2023 को किया गया है। ये मानव रहित है, ठीक है। तो क्या विशेषता है इसकी कि ध्वनि की गति से 6 गुना गति इसकी तेज होगी। और ये उड़ीसा के तट के निकट एपीजे कलाम द्वीप, ये भी पूछा जा सकता है कि एपीजे कलाम द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा के तट के निकट है। और कब इसको करा गया है, तो ये है 27 जनवरी 2023 को, और ये मानव रहित है। हाइपरसोनिक व्हीकल्स ने अपने पिछले परीक्षण से ही 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्राप्त कर ली थी। और डीआरडीओ की इस परियोजना का उद्देश्य 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके व्हीकल का विकास करना है। पहली विशेषता ध्वनि की गति से 6 गुना। दूसरी कहाँ पे, तो उड़ीसा के तट के निकट एपीजे कलाम द्वीप। कब, तो 27 जनवरी 2023। ये कैसा है, मानव रहित है। पहला जो इससे पहले जो परीक्षण किया गया था वो कितना था, 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये जो पिछला इसके बारे में जानकारी आई थी, अगर आप इस तरह से रजिस्टर बना लोगे तो एक बारी उस डिटेल को भी तो देख लोगे, तो सारी चीज़ें अपने आप तैयार हो जाएंगी। और रिवीजन के लिए 10 बुक्स इकट्ठा नहीं करनी पड़ेंगी। उस बुक्स को देख करके पढ़ने का मन नहीं होता, हाय अभी इतना पढ़ना है। और अगर आप एक उसमें समेट दोगे चीज़ें तो आराम से न चाहते हुए भी रिवीजन हो जाता है। फिर ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है, 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके व्हीकल का विकास करना। इससे सुपरसोनिक मिसाइल का उपयोग युद्ध के समय किया जा सकता है। ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक गति से जाकर दुश्मन के विमानों को ये और लक्ष्य को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा इसका पहला परीक्षण कब किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, 12 जून 2019 को किया गया था। क्लियर हो गया क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कि ये जो है ध्वनि की गति से 6 गुना तेज होगा। और ये उड़ीसा के तट के निकट एपीजे कलाम द्वीप से कब, 27 जनवरी 2023 को किया गया है। ये मानव रहित है। ये 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके व्हीकल का विकास होगा इसमें। और सुपरसोनिक मिसाइल का उपयोग जो करा जाएगा वो दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह करेगा। और पहला परीक्षण कब हुआ है, 22 जून 2019 को, सॉरी 22 नहीं 12 जून 2019। फिर बात करते हैं कि इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV द्वारा 3 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के अपने व्यावसायिक मिशन की दिशा में एक बड़ी सफलता कब मिली है, 10 फरवरी 2023 को, ठीक है, 10 फरवरी 2023 को, जब इसके छोटे व्यावसायिक प्रक्षेपण SLV-D की 10 फरवरी 2023 को उड़ान द्वारा 3 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी वांछित कक्षाओं में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया है। प्रक्षेपित उपग्रह में इसरो का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन कौन सा है, पहला है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, और इसके अतिरिक्त चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स का उपग्रह आज़ादी सेट-2 तथा अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष का छोटा उपग्रह जानुस-1। तो कौन कौन शामिल है, पहला तो आज़ादी सेट शामिल है, जानुस शामिल है और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है, ठीक है।
अब 10 फरवरी 2023 कौन कौन से हैं? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 07 और चेन्नई का है। चेन्नई का जो आपका स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स का ये उपग्रह है आज़ादी सेट 2। और तीसरा कौन सा है? अमेरिकी कंपनी का अंतरिक्ष का छोटा उपग्रह जानुस 1, ठीक है, ये शामिल है। और इसरो का मिशन छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। ये क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि हम भी अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत दिखाना चाहते हैं। इसके लिए ही SSLV रॉकेट का विकास किया गया है। इससे बहुत कम लागत पर विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसमें क्या है, कम लागत पे ही हम विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर देंगे। SSLV D2 की 10 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भराई गई थी, ठीक है। तो कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। उपर्युक्त उड़ान इस रॉकेट की दूसरी उड़ान थी और इसकी पहली उड़ान कब करी गई थी? अगस्त 2022 में। क्लियर हो गया? पहले अगस्त 2022 में भरी गई थी, जो क्या रही थी? विफल रही थी, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी जो है वो 10 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी गई है। इसके साथ क्या क्या गया है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ये किसका है? ये आपका है प्रक्षेपित उपग्रह इसरो का, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा है? चेन्नई का स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स का उपग्रह आज़ादी सेट 2। और फिर अमेरिकी कंपनी का कौन सा है? जानुस 1। मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम भी विदेशी बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं। दूसरी जो पहली उड़ान थी वो विफल रही थी, लेकिन ये आपकी सफल रही। फिर राष्ट्रीय में देख लेते हैं क्या क्या है। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी इंडियन फिलेटली एग्जीबिशन 11 से होगी 15 फरवरी 2023 के बीच किस नाम से नई दिल्ली में आयोजित की गई है? और अमृत पैक्स 2023 आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी ये शुरू करी गई है, जिसमें टिकट और चित्र संग्रह के माध्यम से भारत की वर्षों पुरानी संस्कृति, कला, इतिहास और विरासत को इसमें दर्शाया गया है। फिर इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान फरवरी 2023 में ग्रोथ, कोलैबोरेशन, ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत कहाँ किया गया है। इंडियन एनर्जी वीक कार्यक्रम में कितने देशों का है? तो 34 देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। और इसमें भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौती मुख्य क्या है? ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, ठीक है। तो पहली न्यूज़ क्या थी कि राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी इंडियन फिलेटली एग्जीबिशन कब से शुरू है? तो 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अमृत पैक्स क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव है और जश्न के एक हिस्से के रूप में यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी शुरू करी गई है, जिसमें क्या होगा? हमारी जो पुरानी संस्कृति है, कला है, इतिहास है, विरासत है, इसको हम इसमें दर्शाएंगे। फिर दूसरी क्या थी कि इंडियन एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान किया गया है। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो 34 देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। और ये भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इसका विषय क्या था कि भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौतियाँ और अवसरों पर चर्चा। 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6
फरवरी 2023 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया। तो किसकी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तो आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। तो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वही आपको रजिस्टर में नोट डाउन करना है, ठीक है, पूरा नहीं उतारना है। जो मेन मैं बताती जा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको आप नोट डाउन करते जाइए। ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा वाली फैक्ट्री है, जो शुरुआती दिनों में प्रतिवर्ष करीब 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी, ठीक है। और LUH स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित 3 टन क्लास सिंगल इंजन मल्टीपर्पस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। तो ये जो विशेषता है 3 टन क्लास सिंगल इंजन मल्टीपर्पस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये कौन सा है? LUH। और ये कैसा है? स्वदेशी है, ठीक है। और फिर है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस महिला प्लेबैक सिंगर का 77 वर्ष की उम्र में 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया तथा इसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया करने की घोषणा की गई थी। तो वाणी जयराम है, जिन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक भारत की मीरा कौन है? वाणी जयराम। और दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका थी ये, और 1970 के दशक से लेकर के 1990 के दशक के अंत तक ये सक्रिय रही। और हिंदी के अलावा इन्होंने किन किन भाषाओं में करा है? तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, गुजराती और बंगाली भाषाओं में इन्होंने गाया है। और ये जो है पद्म भूषण से सम्मानित करने की इन घोषणा भी करी गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्लेबैक सिंगर जिनका 77 वर्ष की उम्र में 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया, वो वाणी जयराम है। और इनको आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। और ये जो है पद्म भूषण से इसी वर्ष इनको सम्मानित करने की घोषणा करी गई थी। और तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया और गुजराती, बंगाली भाषाओं में इन्होंने गाया है। तो ये जो भाषाएं हैं ये सिविल में या PCS में पूछी जा सकती हैं। SSC वाले या वनडे एग्जाम्स में आपका सीधे नाम पूछा जा सकता है कि वाणी जयराम है या आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ये TGT जो ड्राइंग भरे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अदर सारे एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम नर्मदापुरम हो गया है, ठीक है। नर्मदापुरम किसका? होशंगाबाद स्टेशन का नया नाम है, जो 7 फरवरी 2022 से जिसे होशंगाबाद से बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ है? तो आपको पता ही है कि भारत में है, ठीक है। तो केंद्र के पहले लॉन्च पैड से अपनी किस लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण का उपयोग 10 फरवरी 2023 को शुरू किया गया? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो SSLV-D2 अभी अब पिछले हमने आपको बता दिया है। SSLV-D2 के 3 सैटेलाइट अमेरिका की कंपनी अंतरिक्ष की सैटेलाइट और चेन्नई की स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स के सैटेलाइट और इसरो के सैटेलाइट को 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया।
ठीक है, कहाँ स्थापित किया है ये उसमें और जोड़ लीजिएगा, 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में। फिर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी जो बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम। तो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि लिथियम का प्रयोग निम्नलिखित में से होता है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी उसमें होगा, या ये नहीं होगा तो क्या होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, ये भी नहीं होगा तो लैपटॉप होगा। तो ठीक है, या लिखा होगा कि किसमें नहीं होता है, और ये 3 ऑप्शन होंगे। तो लिथियम का वैसे तो बहुत जगह प्रयोग है, लेकिन इनमें मुख्य रूप से हो रहा है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में प्रयोग किए जाने वाले लिथियम का भंडार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश को मिला है। लिथियम का भंडार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको मिला हुआ है, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं दूंगी ही, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपके लिए मैं छोड़ दे रही हूँ करने के लिए। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब क्या करना है कि अभी आपने लिया था राष्ट्रीय घटना चक्र लिखा था, अब आप फिर कुछ पेज छोड़ करके लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम, और माह आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और सबसे आगे भी विषय क्रम में लिख सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर जो टॉपिक्स होंगे वो पॉइंट्स, और माह यहाँ पे शॉर्ट में डाल दीजिएगा कि किस माह की आप पीडी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आज मैं आपको सिर्फ 2 दूंगी। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूर्ण और दोनों देशों में तबाही के बावजूद युद्ध विराम नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 1417 के मतांतर से पारित और भारत मतदान से अलग रहा। तो भारत इसमें शामिल रहा कि नहीं रहा, कौन सा देश ऐसा है जो शामिल नहीं रहा, तो भारत इसमें शामिल नहीं रहा है। बहुत सारे देश थे लेकिन मुख्य भारत की बात हो रही, तो भारत इस मतदान में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, ये 2 हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। 24 फरवरी 2023 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का कितना हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष पूर्व 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी, और उस समय उन्होंने कहा था कि रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा नहीं है बल्कि उसका विसैन्यीकरण है, और जिसके प्रत्युत्तर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसके बारे में कुछ कहा था। तो ठीक है, ये आपके हैं व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये हैं। ये कहाँ के हैं, आपके राष्ट्रपति यूक्रेन के, और ये कहाँ के हैं, आपके राष्ट्रपति रूस के। और 1 वर्ष पूरा हो गया है, बस इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, एक बार आप देख लीजिए बस। अब इन्होंने कहा कि हमले का सामना करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार विगत 1 वर्ष से यह युद्ध आपका अभी भी जारी है, जिसका फिलहाल अंत होता नहीं दिख रहा है। न तो यूक्रेन ने पीठ दिखाई और न ही रूस का हमला यूक्रेन की विसैन्यीकरण तक सीमित रहा है। 1 वर्ष से अनवरत जारी है और इस युद्ध ने इसमें न कोई जीता है और न कोई हारा है। तबाही दोनों देशों में हुई है। युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो दोनों का ही होगा। ठीक है, अनगिनत लोग मारे गए हैं, करोड़ों विस्थापित हुए हैं और पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में शरण लिए हुए हैं। बीते वर्ष में रूस ने यूक्रेन के अनेक शहरों तथा बंदरगाहों पर कब्जा किया है, और वहीं यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्यवाही में ज़्यादातर इलाकों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। युद्ध में सैनिकों की मौत के आंकड़े का खुलासा यद्यपि दोनों में से किसी ने भी नहीं किया है, तथापि दोनों ओर के 1-1 लाख से अधिक सैनिकों के मारे जाने का अनुमान अगर हम मोटे तौर पे लगाएं तो है।
दोनों देशों में विशेषता यूक्रेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे, और इस लॉजिस्टिक सेवा बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित हुई। तेल गैस के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है और सप्लाई चेन अवरुद्ध हुई है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में पूछने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, अगर आप कोई निबंध वगैरह लिखते हैं तो इसको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। युद्ध विनाश की स्थिति इस तरह से कुछ, और व्लादिमीर जेलेंस्की आपके यूक्रेन के हैं और व्लादिमीर पुतिन आपके रूस के हैं। ताकि नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की बात करते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव के मनांतर 417 मनांतर से पारित हुआ है। भारत मतदान से अलग रहा है। ठीक है, तो रूस एवं यूक्रेन के बीच विगत 1 वर्ष से चल रहा युद्ध 1 वर्ष पूर्व संध्या पर 23 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष आपातकालीन सत्र में रूस के विरुद्ध एक प्रस्ताव जो पारित हुआ था। भारत व चीन सहित कितने देश इस प्रस्ताव के मतदान में अनुपस्थित रहे हैं? तो ये है आपकी जो संख्या है 32। ठीक है, भारत और चाइना को मिला लिया जाए, ये न्यूज़ हो सकती है, ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ टोटल कितने सदस्य बाहर रहे हैं। तो 32 सदस्य। सिर्फ IAS और PCS वाले देख लेंगे कि वो देश कौन कौन से हैं। बाकी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं वो याद रखिएगा कि भारत और चीन इसमें शामिल नहीं हुआ है। फिर इस प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहे देशों में कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान इसमें शामिल थे। और भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है और महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव पूछे जा सकते हैं तो एंटोनियो गुटेरस। इन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हमारी सामूहिक अंतरात्मा का अपमान है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार देते हुए अब एक जो है चार्टर बना हुआ है कि कैसे हम सब चीज़ें करेंगे, युद्ध होगा तो कंट्रोल की स्थिति, तो उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये सब जब आपको पढ़ाएंगे हम तो उसकी डिटेल अलग से देंगे। अभी क्योंकि हम सिर्फ करेंट को फोकस कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो सचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं और इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है ये, और वैश्विक तनाव और विभाजन को ये बढ़ावा दे रहा है और युद्ध की वजह से अन्य संकटों की तरफ से ध्यान हट रहा है। जो मेन संकट है उधर तो हम ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं युद्ध के कारण, और उस सीमा के अंदर उसकी संप्रभुता, आज़ादी, एकता, क्षेत्रीय अखंडता, प्रतिबद्धता जताई है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। तथा इसमें कहा गया है कि रूस वगैरह किसी देरी और शर्त के यूक्रेन इलाकों से पूरी तरह वापस चले जाएं। उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद में कई प्रस्ताव लाए गए जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की गई है और ये जो है हमले की निंदा की गई है और यूक्रेन की संप्रभुता, आज़ादी, एकता, क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। भारत इस मामले में लाए गए सभी प्रस्तावों पर वोटिंग से दूर रहा है। भारत जितने भी मामले इसमें लाए गए हैं उनमें उसने वोटिंग नहीं करी है, लेकिन उसने हमेशा यह कहा है कि UNA चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देशों के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच दुश्मनी से प्रेरित कार्यवाही को तुरंत रोकने की मांग भी की थी और भारत का कहना है कि इस मामले की बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विरोध तो कर रहा है लेकिन भारत वोटिंग में नहीं गया है। तो टोटल कितने देश हैं जो नहीं किए हैं? वो हैं 32।
जो आपका आर्थिक प्रतियोगिता दर्पण का परिदृश्य है वो मैं लास्ट में इकट्ठे करके छोटे में दे दूंगी, ठीक है, पूरा समझाने का कोई मतलब है नहीं। तो चलिए नवीन सामान्य ज्ञान या शब्द संक्षेप की बात कर लेते हैं। तो SSLV इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर यह भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित नया प्रक्षेपण यान है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा, जिसका विकास कम वजन के उपग्रहों को अंतरिक्ष में की जो निचली कक्षा में है वहां स्थापित करने के लिए किया गया है। छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण से क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी पकड़ हो जाएगी या पैठ हो जाएगी। मेन इसका उद्देश्य यही है। फिर नियुक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है, ठीक है। तो 7 नए आपके जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में करी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की संस्तुति पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति 7 फरवरी 2023 में की थी। ये कैसे इनकी नियुक्ति होती है, ये जब हम पॉलिटी हमारा पोर्शन चलेगा तो वो आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। तो इसमें 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु 4 फरवरी को तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु 11 फरवरी को नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति भवन में जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने इन्हें इनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, ठीक है। तो नियुक्ति किसके द्वारा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति कब हुई है? 4 फरवरी को। और 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कब हुई है? 11 फरवरी को। और इनको जो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है वो किसने दिलाई है? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। 6 फरवरी व 13 फरवरी को ग्रहण कराई गई क्रम से। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी? 34। मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी हो जा रही है? 34। और अब एक भी पद वहाँ रिक्त नहीं रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी हो सकती है? सिर्फ 34 ही हो सकती है, जो अब हो गई है, ठीक है। तो क्या क्या न्यूज़ है? 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति कब करी गई थी? 4 फरवरी 2023 में। और 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 11 फरवरी को हुई है। किसके द्वारा पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है? न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। अब टोटल कितनी संख्या हो गई है मुख्य न्यायाधीश को मिला करके? तो 34 और इतनी ही हो सकती है। और यहाँ पे अब कोई पद रिक्त नहीं बचा है। फिर नए नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति PV संजय कुमार, न्यायमूर्ति मनोज मिश्र, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति अरविंद कुमार शामिल हैं। सिविल और आपके PCS अदर भी स्टेट के और UP के भी ये नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हो सकता है SSC में भी पूछा जा सकता है नाम, तो नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। इन नियुक्तियों में पूर्व न्यायमूर्ति पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय में थे। अब देखिए, अगर आपने इसको ऐसे ही क्रम से बनाया होता तो ये आपको खुद ही पता होता। जैसे पंकज मित्तल आपने देखा होता तो राजस्थान उच्च न्यायालय में तो ये नियुक्त हुए थे, कभी तो कहीं नियुक्त हुए होंगे, ठीक है। फिर न्यायमूर्ति संजय करोल पटना उच्च न्यायालय में। तो ध्यान रखिएगा ये कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन है? पंकज।
मित्तल जी। और संजय करोल जी कहाँ के हैं? पटना उच्च न्यायालय के। और PV संजय कुमार जी कहाँ पे हैं? मणिपुर के। तो हो सकता है कि इसमें पूछ लिया जाए कि जो 7 नए नियुक्त हुए हैं उसमें पटना के कौन हैं, या आपके जो है मणिपुर के कौन हैं, या राजस्थान के कौन हैं। तो ऐसे भी नाम याद कर लीजिएगा। उच्च न्यायालय में वह न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह पटना उच्च न्यायालय में व न्यायमूर्ति मनोज मिश्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। तो 2 लोग वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं, एक तो आपका एहसानुद्दीन जी और जो पटना से हैं, और दूसरा मनोज मिश्र जी जो इलाहाबाद से हैं, वो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। बाकी लोगों का क्या था? उच्च न्यायालय में ये क्या है? न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, तो 2 लोग इलाहाबाद के हैं, 2 लोग पटना के हैं, 1 लोग मणिपुर के हैं और 1 लोग आपके राजस्थान के हैं, जिसमें वरिष्ठ में 2 हैं। एक आपके हो गए एहसानुद्दीन जी और दूसरे आपके हो गए मनोज मिश्र जी। क्लियर हो गया? फिर उपर्युक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी टोटल 34 पद ही होते हैं, और सभी पद जो है वो अब फुल हो गए हैं। ठीक है, और इस न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कब हो जाएगी? 2023 के दौरान ही होनी है। इनमें से 2 न्यायाधीश मई 2023 में, 3 जून और 2023 में और 1 जुलाई 2023 में, तथा 1 न्यायाधीश दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त होंगे। तो निवृत्ति 2023 में ही होनी है, लेकिन ये कौन कौन कहाँ के हैं और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कौन से हैं, और ये आपका क्वेश्चन मेन बनता है। फिर बात करते हैं सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए प्रबंधक। तो केनरा बैंक के नए प्रबंधक कौन है? तो सत्यनारायण राजू, या सत्यनारायण राजू संबंधित है केनरा बैंक से। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक रहे हैं ये, और अब इस बैंक में प्रबंध निदेशक या सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरवरी 2023 में नियुक्त किए गए। पहले यहीं पे ये क्या थे? कार्यकारी निदेशक रहे थे, और अब क्या है? सह प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गए हैं, MD CEO। ठीक है, और इस पद पर LV प्रभाकर किसके स्थान पर ये आए हैं? तो LV प्रभाकर जो सेवानिवृत्त हुए उनका 8 फरवरी से उन्होंने लिया। बैंकिंग क्षेत्र में 33 वर्ष का अनुभव रखने वाले श्री सत्यनारायण राजू ने 1988 में विजया बैंक से करियर प्रारंभ किया था, और बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ जनरल मैनेजर भी रहे हैं। तो मुख्य क्या बन रहा है? किस पद पर थे? तो कार्यकारी निदेशक थे। कौन सा पद हुआ है? तो ये आपका प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी MD और CEO दोनों हुए हैं। किसकी जगह हुए हैं? तो LV प्रभाकर की जगह। पहले कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके बड़ौदा में चीफ जनरल रहे हैं, विजया बैंक में भी ये इन्होंने यहाँ से करियर प्रारंभ किया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 3 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार थल सेना के नए उप प्रमुख। ठीक है, सुचिंद्र कुमार जो है वो थल सेना के नए उप प्रमुख चुने गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख फरवरी 2023 में नियुक्त किए गए हैं, और इस पद पर ये कौन थे? ये लेफ्टिनेंट जनरल BL राजू, जिन्हें अब सेना की दक्षिणी पश्चिम कमान लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार MB का कमांडर बनाया गया है, का स्थान लेंगे ये लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार। और इस नियुक्ति से पूर्व वो कहाँ पे थे? थल सेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे, सामरिक के रूप में ये नियुक्त थे। तो पहले कहाँ थे ये? थल सेना के मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ में थे।
किसकी जगह पे ये आए हैं? तो BS राजू की जगह पे आए हैं। और अब कहाँ पे? तो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार थल सेना के नए उप प्रमुख। ठीक है, फिर आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने युवा सिने अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत में अपना राष्ट्रीय सद्भावना दूत बनाया है। तो आप आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय दूत बने हैं। और इस नियुक्ति से पूर्व ये जो नियुक्ति करने की घोषणा नई दिल्ली में एक समारोह में की गई थी और 20 फरवरी 2023 में करी गई है। और इस नियुक्ति से पूर्व वह भारत में यूनिसेफ के सेलिब्रिटी पैरोकार थे। ठीक है, पहले सेलिब्रिटी पैरोकार थे, अब ये जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के ये आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय सद्भावना दूत बनाए गए। फिर बात कर लेते हैं आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। तो गहरे समुद्र में खनन और जीवों के लिए जो जानलेवा समुद्र को हम रत्नाकर भी कहते हैं और सागर संसाधनों से भी समृद्ध है। समुद्र की अथाह गहराइयों में क्या मिल रहा है? मैग्नीज, कोबाल्ट सहित अनेक दुर्लभ खनिज भी मिलते हैं। परंतु इन खनिज के खनन का वहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता पर क्या प्रभाव होगा, इस बारे में एक समिति का गठन किया गया है। और समुद्र की गहराई में मौजूद सिर्फ एक खान 500 किलोमीटर क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वजह बन सकती है। तो यह वहाँ रहने वाले जीवों के लिए जानलेवा होगा। इसलिए अमेरिका स्थित हवाई विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है कि शोध के निष्कर्ष साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। ये ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ये याद कर सकते हैं कि मैग्नीज और कोबाल्ट आपके इसमें मिलेगा और रत्नाकर कहा जाता है। साथ में एक जो खान 500 किलोमीटर क्षेत्र में होगी वो ध्वनि प्रदूषण की वजह से वहाँ के जीवों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और हवाई विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है कि ये जो शोध का जो निष्कर्ष है वो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वहीं शोध से जुड़े अन्य शोधकर्ता और ओशियन इनिशिएटिव की सह संस्थापक ओशियन इनिशिएटिव सह संस्थापक रॉब विलियम्स का कहना है कि सिर्फ एक या दो खानों के कारण पैदा हुआ शोर आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। वहीं जिन स्थानों पर अनगिनत खाने हैं वहाँ इनके प्रभावों की गंभीरता को हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा। समुद्र की गहराई में जहाँ न सूर्य का प्रकाश होगा न शोर होता है, वहाँ पाए जाने वाले जीव उस वातावरण के अनुकूल हैं। तो अगर हम वहाँ जाकर के शोर करने लगे और कृत्रिम प्रकाश लाने लगे तो क्या होगा? तो वहाँ तो संवेदनशील की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जीव सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ध्वनि तरंगों का उपयोग आपस में संवाद के लिए करते हैं। रास्तों को खोजने, भोजन का पता लगाने, शिकारियों से बचने सहित अन्य कार्यों के लिए वो ऐसा करते हैं। ऐसे में इनके वातावरण में हल्का सा भी अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो ये हानिकारक हो सकता है। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में 17 कॉन्ट्रैक्ट खनन की संभावनाएं तलाश रहे हैं जो कि हवाई और मैक्सिको के बीच 45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्र इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन ये कहाँ पे है? 17 कलेक्टर खनन की संभावना तलाश रहे हैं और जो कहाँ पे है? हवाई और मैक्सिको के बीच। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है? तो हवाई और मैक्सिको के बीच 45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और किस लिए चर्चा में है? तो ये समुद्र के नीचे
खनन के लिए चर्चा में है, ये बता सकते हैं। अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिक क्रेग आर स्मिथ ने बताया कि खनन के कारण होने वाला शोर खनन स्थलों से परे अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों को भी खनन संबंधी नियमों के दायरे में लाया जाना जरूरी है। तो किसने इस बारे में विरोध में बात करी है? क्रेग आर स्मिथ, कहाँ ये हैं, और दूसरा जो है आपके जो रॉब विलियम्स हैं ये हैं। और ऐसे में इन क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों को इन नियमों के दायरों में लाया जा सकता है। उनका कहना है कि इस तरह के खनन को मंजूरी देने से पहले पर्यावरण नियमों पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, दो लोग काफ़ी उसमें आए हुए हैं, और ये कहाँ पे खनन की बात हो रही है आपके, एक तो आपका हवाई और दूसरा मैक्सिको के बीच का जो 45 वर्ग किलोमीटर लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसी बात हो रही है। फिर पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं करोड़ों टन धूल। अंतरिक्ष में धूल की मात्रा बढ़ती जा रही है। हर वर्ष तेज हवाओं के साथ 1 अरब मीट्रिक टन से अधिक धूल धरती के ऊपर वायुमंडल में जा रही है, और जिससे वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में बढ़ती हुई धूल पर्यावरण और जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। और ऐसा ये चित्र लिया गया है, धूल के जो गुब्बारे हैं वो बन रहे हैं, ऐसा चित्र भी लिया गया है अंतरिक्ष से। और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है चिंता का विषय भी है। इसलिए इससे होने वाले सटीक हानि की जानकारी के लिए हाल ही में स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है धूल जो वहाँ पे जा रही है उससे संबंधित है, जिसके जरिए नासा जो है अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन EMIT उपकरण भेज रही है। और नासा के अनुसार अंतरिक्ष में धूल के साथ ही मलबे से हो रहे प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर 27,000 से ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो तैर रही हैं। कितनी हैं? तो 27,000 से ज़्यादा हैं। और वहीं कई टुकड़े अस्थिर हैं और उनकी निगरानी भी नहीं हो पा रही है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से मलबा टकराया था। इससे स्पेस स्टेशन को खास नुकसान नहीं पहुंचा था। तो क्या है EMIT यानी अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका, ये ध्यान रख लीजिएगा। EMIT अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन अत्याधुनिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर को दक्षिणी कैलिफोर्निया में, ठीक है, कहाँ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में एजेंसी की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो दक्षिण कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में। और यह स्पेक्ट्रोमीटर हर वर्ष, क्या है ये? यह पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रोमीटर संबंधित है। स्पेक्ट्रोमीटर किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष में जो धूल और मलबा जा रहा है उसकी निगरानी से संबंधित है। और ये कहाँ पे है? मतलब लेबोरेटरी, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। और EMIT का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। ये क्यों बनाया गया है? तो आपको जो पढ़ा रहे हैं उसीलिए, डस्ट के लिए, ठीक है। और ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है हर वर्ष कितना 1 अरब मीट्रिक टन से ज़्यादा धूल के कणों को माप सकता है। कितना मापेगा? 1 अरब मीट्रिक टन से ज़्यादा धूल के कणों को। धूल के कण होंगे वो अलग अलग रंग के होते हैं क्योंकि वे विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं। और कौन कौन से होंगे? गहरे लाल जो कण होंगे वो लोहे से बनेंगे।
EMIT इस तरह के धूल के कणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और ये किस तरह के धूल के कणों के बारे में? जो गहरे लाल रंग के होंगे, यानी लोहे से जो बनेंगे, जिसमें आयरन ऑक्साइड, क्ले और कार्बोनेट शामिल होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आयरन ऑक्साइड, क्ले और कार्बोनेट इसमें शामिल होगा। और सारी जानकारी से वैज्ञानिक सटीक आकलन कर पाएंगे कि अलग अलग परिस्थिति तंत्र की और प्रक्रिया में धूल का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी यह पता नहीं चला है कि धूल पृथ्वी को ठंडा करती है या गर्म करती है। ठीक है, अब लोहे के और आयरन ऑक्साइड, क्ले और कार्बोनेट तो है, लेकिन ये ठंडा करती है कि गर्म करती है नहीं पता है, क्योंकि वातावरण में धूल के कणों के गुण अलग अलग होते हैं। कुछ कण गहरे लाल के हो सकते हैं, जबकि कुछ सफ़ेद रंग के होंगे। और इससे पता चलता है कि धूल गहरे रंग के कणों की तरह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करेगी या नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि EMIT से प्राप्त आकलन से जलवायु पर प्रभाव के सटीक आकलन में सुविधा होगी और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा खनिज धूल रेगिस्तानी क्षेत्र से जाती है। और वैज्ञानिकों के लिए हाथ से मिट्टी और धूल के नमूने एकत्र करना मुश्किल है। तो किसका करेगी? ये लाल रंग के जो लोहे के कण होंगे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। और ये वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि ठंडा करता है या गर्म करता है, क्योंकि धूल के जो कण होंगे उनकी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विशेषताएं होंगी। कुछ तो लाल रंग के होते हैं, कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा धूल जो हमको मिल रही है वो खनिज धूल रेगिस्तानी क्षेत्रों से हमको मिल रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। फिर पुनर्योजी कृषि आरे एक परिणाम आधारित खाद्य उत्पादन प्रणाली है। ठीक है, ये एक जो है खाद्य उत्पादन प्रणाली है जो मिट्टी के स्वास्थ्य का पोषण और पुनर्स्थापन करती है। मिट्टी के स्वास्थ्य का पोषण करेगी और फिर से उसको पुनर्स्थापित करेगी, और जल संसाधन और जैव विविधता की रक्षा भी ये करती है। खेतों की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाती है, और इसमें नवीन तकनीकों द्वारा समर्थित तकनीकों की एक श्रृंखला शामिल है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करके और भूमि के परिस्थिति तंत्र की रक्षा करके जलवायु परिवर्तन के होने से जो चुनौतियां आ रही हैं हमारे पास, उसका मुकाबला कर सकती है। तो पुनर्योजी कृषि क्या है? खाद्य उत्पादन प्रणाली, इसमें हम क्या करेंगे कि मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाएंगे, पोषण और पुनर्स्थापन करेंगे। इनका मेन इसमें यही है। ठीक है, फिर पुनर्योजी कृषि के लक्षण। पहला है दुनिया की आबादी के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी हम जो है उतना पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सके, ये पुनर्योजी कृषि का लक्ष्य है। दूसरा है मिट्टी में कार्बन को अलग करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करना है। यानी हम क्या करेंगे, कार्बन को अलग करेंगे और ग्रीन गैस का जो उत्सर्जन बढ़ रहा है उसको भी कम करेंगे, ताकि जलवायु परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है वो न पड़े। फिर संकटग्रस्त जैव विविधता को पुनर्स्थापित करना। जो जैव विविधता थी वो खत्म हो रही है, उसको भी हम पुनर्स्थापित करेंगे और प्राकृतिक आवासों को बढ़ाएंगे, जहाँ पे जो हमारी प्रकृति है या जैव हैं उनका विकास हो सके। फिर मौजूदा कृषि भूमि पर उत्पादकता बढ़ा करके वनों की कटाई और चारागाह रूपांतरण को रोकना है, और किसानों की आजीविका में भी वृद्धि इसका उद्देश्य है। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला पौष्टिक भोजन, दूसरा ग्रीन गैस और कार्बन को अलग करना है मिट्टी से, और ग्रीन उत्सर्जन को भी कम करना है, ग्रीन गैस उत्सर्जन को। फिर जैव विविधता को पुनर्स्थापित करना है, कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना है और आजीविका में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
फिर पुनर्योजी कृषि के सिद्धांत और व्यवहार, वैश्विक जलवायु परिवर्तन जनित पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी जो हमारे द्वारा पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, कृषि क्षेत्र में आमूलचूल रूपांतरण की आवश्यकता है। और पुनर्योजी कृषि मिट्टी में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ हैं के निर्माण और उनके स्वास्थ्य का पोषण करके इस संक्रमण को सक्षम कर सकती है, लेकिन यह एक सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए ही एक प्रकार का समाधान नहीं है। इसके बजाय प्रत्येक विशिष्ट संदर्भ में मिट्टी और जैव विविधता को बहाल करते हुए, यानी एक जगह एक चीज़ अप्लाई नहीं होगी, हमें हर जगह के लिए अलग अलग नियम लाने पड़ेंगे और उसको हर चीज़ को देखना पड़ेगा कि कहाँ किसकी अधिकता है, कहाँ कमी है, कहाँ किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। ठीक है, फिर मिट्टी में होने वाले परिवर्तन जो है उनको कम करना। सिद्धांत, मिट्टी में होने वाले असंतुलनों को कम करने से मिट्टी और लाभ होगा, और बिना जुताई या जुताई की तकनीकों को कम करेंगे हम। जब मिट्टी में जुताई की जाती है तो इसकी संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे यह हवा और पानी के कटाव और माइक्रोबियन अपघटन की चपेट में आ जाती है। तो किसकी जुताई के कारण क्या होगा, माइक्रोबियन अपघटक जो है वो चपेट में आ जाता है, और जुताई करने से मिट्टी की पानी को बनाए रखने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। लगातार सूखे के दौरान फसलें तबाह हो जाती हैं। पुनर्योजी कृषि से क्या होगा, ये जो अपनाएंगे किसान जुताई को बहुत कम या बंद कर देंगे। इसके बजाय ये क्या करेंगे, पिछली फसल के अवशेषों में सीधे बीज बोते हैं, जो पिछली फसल के अवशेष हैं वहीं पे बीज डाल देंगे, जिसके साथ मिट्टी में अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और हवा से उड़ने या पानी में घुल जाने की संभावना यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि और जगह तो बधे होंगे भाई, हम उसको सिर्फ उठाएंगे और वहाँ बीज डाल देंगे। अगर हम खेतों में पूरी खुदाई करते हैं तो क्या होगा कि हर जगह से क्या होगा, आपके कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम पानी डालेंगे या हवा उड़ा के ले जाएगी, ऊपर ही तो आपका उपजाऊ भूमि रहती है। ठीक है, तो उसी को ये रोकेगी, पुनर्योजी कृषि इसी चीज़ को रोकेगी। फिर जमीन में वर्ष भर पौधे रोपें, ये इसका उद्देश्य है। सिद्धांत, वर्ष भर पौधे रोपण मिट्टी के कटाव को रोकता है। पौधे की जो जड़ होती है वो मिट्टी को बांध लेगी, अगल बगल जो घास निकलेगी वो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को हवा से या वर्षा के जल से बहने नहीं देगी, और कार्बन इनपुट को भी बढ़ाएगी। ये कवर फसलें उगाना, पद्धति क्या है, कवर फसलें उगाना और दोहरी फसल उगाना। फसलों को वर्ष भर जमीन में बनाए रखने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, और पुनर्योजी कृषि अपनाने वाले किसान फसल काटने के तुरंत बाद अगली फसल बो देते हैं। ठीक है, छोड़ते नहीं खेत को। और अक्सर नगदी जो फसलें और कवर फसलों की अदला बदली करते हैं, और यह हरा आवरण मिट्टी को छाया देता है और जड़ें मिट्टी के अंदर तक भेदती हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, और जड़ों के साथ हवा भी तो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, और ये जो है सिविल के लिए और पीसीएस के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जितना हमने दिया है, जैसे आपको बनाने को बोला है वैसे आप बनाओगे तो आप खुद देखोगे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत कम समय देना पड़ेगा प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ने के लिए, ताकि आप अपनी जो और सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।